पास करना है तो आपका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, किसी भी लाइन से, किसी भी पैराग्राफ से, किसी भी कॉन्सेप्ट से बन सकता है। तो जरूरी है कि हम हर एक चीज को कवर करेंगे, 100% कवर करेंगे। तो इसके अंदर आने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम्पल्स दूंगा, बेतहाशा एग्जाम्पल्स। और जैसे आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि किस तरीके से हम चीजों को समझ के स्टडी करते हैं, और समझ के स्टडी करने की जो मेथोडोलॉजी हम यूज करते हैं वो ये है कि हर बिजनेस का कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट किसी न किसी एग्जाम्पल के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाए। रियल लाइफ कोई केसेस आपके साथ शेयर किए जाएं ताकि आपका हर किस्म का एमसीक्यू कवर हो सके, इंक्लूडिंग वो जो केस स्टडीज आती हैं। ठीक है। अच्छा, नेचर ऑफ बिजनेस में जो बुनियादी तौर पे चीज़ें कवर होती हैं कि बिजनेस का सबसे पहले तो हम स्टडी करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिजनेस का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बिजनेस क्यों किया जाता है। अब इसका एक ही लफ्ज़ है, बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है। अच्छा, ये प्रॉफिट क्या है और किस तरीके से ये हम कैलकुलेट करते हैं। भाई, जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हो, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हो, प्रोवाइड करते हो, तो आप उसके लिए अमाउंट चार्ज करोगे, उसके लिए कोई आप पैसे चार्ज करोगे, वो आपका बन जाता है रेवेन्यू। ठीक है। इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी अ सेलर, एक पर्सन होगा। ओके, ये पर्सन इधर किधर देख रहे हैं यार, इधर देख, फिर भी इधर नाराज है। चलो, तो एक होगा सेलर जो गुड्स को सेल करेगा। अब ये गुड्स या सर्विसेज में डील कर रहा होता है। गुड्स और सर्विसेज किसे प्रोवाइड की जाती हैं? किसी बायर को। ये बंदा जो है ना, गरीब, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है इसलिए इसके हालात बुरे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है। अच्छा, क्यों गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है? क्योंकि ये इसकी, क्या पढ़ा था हमने, नीड है या उसकी वांट है। ओके, नीड और वांट है, वो जो फुलफिल करनी है। किसने फुलफिल करनी है? इस बिजनेस ने। और बिजनेस फिर क्या करेगा? इसे रेवेन्यू या कोई प्राइस चार्ज करेगा। ठीक, सारे कॉन्सेप्ट अब आपके पास आ चुके होंगे। मैंने लेक्चर 1 के अलावा आपको जो एक डिस्कशन सेशन रखा था उसमें भी ये चीजें आपने सीखी थी। ठीक है, कि किस तरीके से बिजनेस होता है, हाउ टू डू बिजनेस। तो क्या मिला इसे? रेवेन्यू। ओके, मगर ये जो रेवेन्यू होगा उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि कोई उसको अमाउंट, जो इसके पास अमाउंट आया तो इसको भी कुछ अमाउंट देना पड़ा होगा। कहाँ देना पड़ा होगा? एज 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 प्राइस। ये सेलर की बात हो रही है, एज प्राइस। प्राइस किस चीज की? उन मटेरियल्स की जो गुड्स में लगे या गुड्स की परचेज के लिए। तो इन अदर वर्ड्स उसकी कॉस्ट होती है। अब कॉस्ट किस चीज पे होगी? सबसे पहले तो उसकी कॉस्ट होगी गुड्स पे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल पे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी। अच्छा, उसके अलावा क्या होगा? चूंकि उसने उसको सेल करना है, तो जब सेल करेगा तो उसमें भी तो खर्चा होता है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है। ठीक है, रेंट होगा, उसकी अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के खर्चे होंगे। तो और फिर उसके अलावा एडमिन जो स्टाफ होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इसके अलावा इसकी कॉस्ट किस चीज पे होगी? सेलिंग पे और एडमिन पे। तो ये जो कॉस्ट, या इसके अलावा एक फाइनेंशियल कॉस्ट भी होती है, क्योंकि अगर इसने लोन लिया था तो उसके लिए इसको फाइनेंशियल चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। तो सारे एक्सपेंसेस जो इनकर हुए इस रेवेन्यू को कमाने में, वो कॉस्ट बन जाएंगी। और उसके बाद आता है भाईजान इसका प्रॉफिट, जो बिजनेस के लिए उसने एज ऑब्जेक्टिव रखते हुए बिजनेस स्टार्ट किया था। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट प्रॉफिट।
तो इस तरीके से बिजनेस किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए किस चीज का, गुड्स किसे कहते हैं, सर्विसेज किसे कहते हैं, इन दोनों का फर्क क्या है। ठीक है, अब हम इस तरीके से गो थ्रू करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अब बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एक्टिविटी को भी कहते हैं और बिजनेस उस ऑर्गेनाइजेशन को भी कहते हैं जो वो एक्टिविटी करती है। ठीक है, तो बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव्स, द वर्ड इज स्ट्राइव। क्यों कोशिश करती हैं, मिलना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि अगर आपकी कॉस्ट एक्सीड कर जाए तो फिर उस सूरत में आपका लॉस भी आ सकता है। तो इसीलिए वर्ड है स्ट्राइव कि उसका काम क्या होता है, इंश्योर नहीं होता, प्रॉफिट गारंटीड नहीं होता। तो इसीलिए लिखा गया लफ्ज स्ट्राइव्स। तो एमसीक्यू बन सकता है इस पे कि क्या बिजनेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमेशा जिसको प्रॉफिट मिलता है? तो नो, नॉट नेसेसरी। स्ट्राइव्स फॉर प्रॉफिट कैसे? बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज? जो डिजायर्ड बाय इट्स कस्टमर। से ये लाइन समझ आ गई है बेटा आपको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा कंफर्म कर लो, आपको ये बात समझ आ गई कि कैसे कनेक्ट हो गया सारा हमारा अंडरस्टैंडिंग। बिजनेस एक्टिविटी को भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी कहते हैं। तो जहां डिफाइन करते वक्त कहा गया बिजनेस क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी? जो जिसका गोल या ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट, जिसका है प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करके। अच्छा, गुड्स एंड सर्विस कौन सी होंगी? जो डिजायर्ड बाय कस्टमर। क्यों डिजायर कर रहे हैं उसको? क्योंकि उनकी वो नीड्स और वांट्स है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाए। बिजनेस कैसे मीट करेंगे? बिजनेसेस मीट द नीड्स ऑफ द कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग, अब इसमें एग्जांपल्स हैं ये सारी, हाउस होल्ड इसेंशियल्स, क्लोथिंग, मेडिकल केयर, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, काउंटलेस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सारी चीजें जो आप पूरी सोसाइटी में देख रहे हैं जो कि बिजनेसेस बनाते हैं। बल्कि मैंने जैसे आपको कहा था कि बिजनेसेस के बगैर सिविलाइजेशन अगर आप विजुअलाइज करें तो मेरा ख्याल से शायद सोसाइटी और सिविलाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती विदाउट बिजनेसेस। इसलिए कि जो एज ह्यूमन बीइंग हमें चीजें चाहिए वो जब भी प्रोवाइड की जाएंगी किसी इंटरप्राइज के थ्रू, वो बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, तो एक हमारा पार्ट एंड पार्सल है, बीइंग ह्यूमन का पार्ट एंड पार्सल है बिजनेस। ठीक है, अब आते हैं गुड्स किसे कहते हैं, सर्विस किसे कहते हैं। अब देखिए एक बात समझें, गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन में सारी चीजें मैं समझाऊंगा, मगर एक बात सुने। देखो, मैं एक बुनियादी चीज आपको बताता हूँ। बुनियादी चीज क्या है? एक है टेंजिबल। टेंजिबल किसे कहते हैं? जिसे आप देख सको, जिसे आप टच कर सको, जिसे आप फील कर सको। और दूसरा है इंटेंजिबल। ठीक है, इंटेंजिबल इसका अपोजिट होगा। फिजिकल जो गुड्स हैं वो सारी टेंजिबल होती हैं, मगर सर्विसेज क्या होती हैं? इंटेंजिबल होती है। लिखते जाइएगा सारी बातें। दूसरी चीज नोट कीजिएगा कि अगर लेट सपोज कि आपको चाहिए फॉर एग्जांपल पैकेज्ड मिल्क, तो पैकेज मिल्क के लिए आप क्या करते हो? अ, आप किसी जो है वो ऐसे बंदे के पास जाते हैं जिसके पास काओ, बफलो, गोट, और उसे कहते हैं यार सीधा सीधा जो उसका दूध है मेरे मुंह में डाल दे, एट सोर्स पीऊंगा, क्योंकि घर नहीं ले जा सकता। ऐसा तो नहीं है ना? आप जाते हैं, एक पैकेज मिल्क का डिब्बा लेते हैं, घर ले जाते हैं। घर पहुंचे, माँ ने बोला लानत तेरी शक्ल पे, मेरी तरह ना वो भी इस तरह आया, लानत क्या लेके आया है? आज तुझे थोड़ी बोला था। ठीक है, ये देख तेरे लिए तो चाय बनी हुई है, दूध भी पिएगा, रख इसको साइड में। हमें ऐसी बातें करती है ना सारी अम्माएं। तो आपने उसको रख दिया, हमने कहा चले कल पियेंगे। तो क्या आप स्टोर कर सकते हो उसको? स्टोर कर सकते हैं, या इंस्टेंट कंजप्शन करना जरूरी है? इंस्टेंट कंजप्शन करना जरूरी नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या बन गया? स्टोरेज। स्टोर कर सकते हैं, यू कैन स्टोर थिंग्स। ओके, अच्छा इसके अगेंस्ट क्या होगा फिर? स्टोर के अगेंस्ट इंस्टेंट कंजप्शन, कांट स्टोर। तो अब ये मैन्युफैक्चर हुआ, गुड्स कहीं मैन्युफैक्चर हुई, पैकिंग हुई, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, उसके बाद उसको शेल्फ में रखा गया, उसके बाद आप परचेज करके घर में रख रहे हैं, तो इसका मतलब है स्टोर किया जा सकता है
गुड्स को। मगर सर्विस को ऐसे नहीं किया जा सकता। क्या आप ऐसे काम कर सकते हैं कि आपने कहा कि अच्छा एक काम करता हूँ, तो हेयर ड्रेसर के पास जाता हूँ और उससे हेयर कटिंग को परचेज कर लेता हूँ, और मैं चूंकि आज टाइम नहीं है तो घर पे हेयर कटिंग को मैं रख दूंगा और मैं वीकेंड पे ना हेयर कटिंग यूज करूंगा। यू कांट डू दैट। देखिए सर्विसेज भी क्या होती है, रेंडर, क्या होती है, प्रोवाइड। सर्विसेज भी इन अदर वर्ड्स हम लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते उसके लिए, मगर वो मैन्युफैक्चर होती है गुड्स की तरह। मगर वहां जहां पे वो मैन्युफैक्चर होती है वही कंजप्शन करनी पड़ती है, वही कंजप्शन करनी पड़ती है। यू कांट स्टोर देम। बात समझ आई मेरी? तो इंस्टेंट कंजप्शन होती है, इंस्टेंट कंजप्शन होगी। अच्छा अब सर्विसेज की एग्जांपल दें, और एग्जांपल लें। बहुत सारी सर्विसेज आपके पास आती हैं, ठीक है, बहुत सारी, आप वहीं की वहीं उसे कंज्यूम कर रहे होते हो, ना कि उसको स्टोर करें, सब्सिक्वेंट किसी स्टेज पे आए और उसको आप जो है वो क्या करें, इस्तेमाल करें। तो अब एक तरफ क्या था, टेंजिबल, एक तरफ इंटेंजिबल। एक तरफ क्या था, स्टोर कर पाना, एक तरफ क्या है, इंस्टेंट कंजप्शन। अच्छा अब एक में जब उसको बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो बैक ऑफिस होता है। बैक ऑफिस का मतलब है, ये मेरे टर्म से, दिस इज माय टर्म। देखिए एक चीज मैंने आपको बेटा बताई थी कि वी विल कवर एवरी पॉइंट इन द बुक, मगर उस पॉइंट को समझाने के लिए, उस तक लाने के लिए तो इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखोगे। मैं एक फर्क बताऊं बाकी सारे टीचर्स में जो आईटीबी पढ़ाते हैं और मुझ में, बाकी सारे टीचर्स बुक की भी छांटी करते हैं, छांटी करते हैं, बुक में से भी कुछ चीजें नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो लेक्चर दे रहे होते हैं, कुछ चीजें लिख रहे होते हैं, कुछ चीजें बता रहे होते हैं, बच्चा नोट्स यूज करता है या उनके नोट्स होते हैं, पता चलता है कि वो कुछ एरिया उन्होंने कवर नहीं किया। रिजल्टेंटली क्या होगा, पेपर में किसी भी एरिया से चीजें आती है और बच्चा फिर अपने तुक्के लगा के आ जाता है। ठीक है, मेरा फर्क ये है बेटा कि मैं एवरी सिंगल पॉइंट इन द बुक तो कवर करता हूँ, मगर उसको कवर ऐसे करूंगा कि सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बन जाता है, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो चीजें मैं बता रहा होता हूँ उसको नोट करते जाइएगा, फिर जब आप वापस जाओगे ना बुक में हर चीज क्लियर होगी। बैक ऑफिस का क्या मतलब है, कस्टमर उसको देख नहीं रहा होता। अब देखिए मिल्क पैक की, माइलो की या इस किस्म की जो पैकेज मिल्क है वो आपके सामने तो नहीं बन रहे होते, इवन उसकी फैक्ट्री में भी जाएंगे तो आपके सामने थोड़ी होगी। गुड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो मेकिंग है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही होती है, बैक ऑफिस में, कस्टमर उसको नहीं देख रहा होता। और जबकि सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग, जिसको मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कहते, क्या कहते हैं उसको, हम उसको कहते हैं प्रोविजन। सर्विसेज को क्या किया जाता है, प्रोवाइड, या हम उसको क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, रेंडरिंग। उसकी प्रोविजन या रेंडरिंग फ्रंट ऑफिस में होती है, कस्टमर पे वो काम हो रहा होता है, जैसे हेयर ड्रेसिंग है। बातें समझ आ रही है आपको, गुड्स एंड सर्विसेज का फर्क समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा अब अगर आप आए देखें तो आपको सारी चीजें क्लियर होगी, अब आपको अंदाजा हो गया कि क्या चीजें। तो गुड्स क्या है बेटो, बताओ मुझे क्या लगेगा, गुड्स आर, आ गया, टेंजिबल आइटम्स दैट कैन बी हेल्ड, टच्ड एंड स्टोर्ड। सारी चीजें क्लियर है, यू कैन टच इट, यू कैन होल्ड इट, यू कैन स्टोर इट। और फिर उसके अलावा ये गुड्स कौन सी होती है, गुड्स उसको कहते हैं जो मैन्युफैक्चर्ड होती है। आप बेशक उस उन गुड्स को खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो किसी रिटेलर से, जिसको वो चीजें दी किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने, मगर बनी कैसे, एग्जिस्टेंस में कैसे आई, किसी ने उसको मैन्युफैक्चर किया होगा, पाकिस्तान में किया होगा या पाकिस्तान से बाहर किया होगा, पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई। और ये चीजें ट्रेडेड भी होती है, ट्रेडेड, ट्रेडिंग का यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, किस किस मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, सेल परचेज की मीनिंग में हुआ है। तो आप सर्विसेज की ट्रेडिंग नहीं करते, हाँ सर्विसेज को भी हम बिजनेस, सर्विस का बिजनेस है, मगर वर्ड ट्रेडिंग का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, समझ आ गई डेफिनेशन भाई, कौन कौन से लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, कि टेंजिबल है, टेंजिबल होने की वजह से वो क्या हो जाती है, टच कर सकते हो उसको, देख होल्ड कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। और ये मैन्युफैक्चर्ड भी है, उसको ट्रेड भी कर सकते हैं, सच एज लैपटॉप। मगर सर्विसेज क्या है, सर्विसेज आर इंटेंजिबल। लफ्ज क्या इस्तेमाल है, ऑफरिंग्स। ये लफ्ज ऑफरिंग को समझो। अच्छा इवन गुड्स भी ऑफरिंग्स होती है। ऑफरिंग लफ्ज का मतलब ये नहीं है कि सर्विसेज के साथ लिंक है, व्हाट द बिजनेस इज ऑफरिंग, ठीक है ना, व्हाट एवर द बिजनेस इज ऑफरिंग, जो वो सेल कर रहा है, ऑफर कर रहा है फॉर सेल। तो ऐसी चीजें जो ऑफर कर रहा हो बिजनेस, तो इंटेंजिबल ऑफरिंग्स।
कौन सी बिजनेस की इंटेंजिबल ऑफरिंग्स? दैट कांट बी हेल्ड और टच्ड और स्टोर्ड, क्योंकि वो क्या होती हैं? फ्रंट ऑफिस में इंस्टेंट कंज्यूम होनी होती है। तो आप कभी ये नहीं, हेयर ड्रेसिंग की मैं एग्जांपल जो दी थी, तो यू कांट टच इट कि अच्छा इसने ना हेयर ड्रेसिंग की शक्ल ऐसी बनाई है, मतलब आप अपने बाल हेयर ड्रेसिंग से पहले उसके बाद देख सकते हो, आप अपना डाई देख सकते हो, अपना स्टाइल देख सकते हो, मगर आपको हेयर ड्रेसिंग की सर्विस नजर नहीं आएगी, बिकॉज वो इंटेंजिबल है। ठीक है, जैसे फिजिशियन है, अब आप फिजिशियन के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप अपना डायग्नोसिस मुझे जो है वो दे दें, आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन मुझे दे दें, मैं अभी अभी नहीं सुनूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। बस वो बल्कि डॉक्टर के पास भी नहीं गए, उसके बाहर बंधे हुए बैठे हुए, आपने कहा जी मुझे डॉक्टर की जो है ना सर्विसेज दे दो, मैं घर जाके यूज करूंगा। वही दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, डिजिटली ये मुमकिन है कि मीडियम चेंज हो जाए, कि आपको फिजिकली जाने के बजाय घर से बैठ के, मगर वो इंस्टेंट कंजप्शन होगी उसकी, स्टोर नहीं हो सकती, टच नहीं हो सकती। क्लियर है? लॉयर की सर्विसेज बताएं, हैं कवर हो गई। हेयर स्टाइलिस्ट की है, कार वॉश, कार वॉश को क्या करोगे? घर ले आओगे। उसके बाद क्या? एयरलाइन, और मैं अभी घर बैठा हूं मगर मैं अमेरिका पहुंच जाऊं, तो ये कैसे हो सकता है? ऑल आर सर्विसेज। भाई ये बातें क्लियर है कि नहीं है? बताइएगा सारे बच्चे, सारे बच्चे मुझे आपका रिस्पॉन्स बेटा साथ साथ चाहिए होगा। आपके लिए क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, नबीला, लजपत, हिबा, शबाज, बताएं सारी चीजें क्लियर है? समझ आ रहा है मेरे बच्चों? चीजें क्लियर है ना? अब मुझे बताओ, पहली चीज क्या आपने सीखी? ये चीजें याद भी करनी है आपने, क्योंकि आपका एमसीक्यू कहीं भी बन सकता है। और मेरे साथ साथ चलो रिवाइज करो, और उसको नोट करने के साथ साथ याद करो। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, और वो क्या है कि बिजनेसेस जो है वो प्रॉफिट के लिए तो हैं, नो डाउट प्रॉफिट के लिए हैं, मगर बिजनेसेस का ये जो आगे चल के कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, हम उस पे हम जा रहे हैं। तो बिजनेसेस का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो आगे चल के डिस्कस होगा, कि जैसे पहला पॉइंट था ना प्रॉफिट, तो आगे चल के हम कवर करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट भी। याद रखिएगा कि ये चीज हमने कवर कर ली है, कि अगर वही एक्टिविटी है, जैसे मैं एग्जांपल दी थी आपको सर्विसेज में हॉस्पिटल की, तो आप इवन, मैं गुड्स की एग्जांपल अगर दूं, तो आपने जो है वो सैलानी जो है वो आपको अगर लेट सपोज कि किसी सड़क के किनारे खाना खिला रहे, ठीक है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो वो सर्विसेज तो हैं, गुड्स तो हैं, मगर उसके लिए कोई पैसे चार्ज नहीं होते। तो क्या हम उस स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो उस स्ट्रक्चर में क्या वो बिजनेस मॉडल पे बना हुआ? सारे बिजनेस मॉडल पे बने, वही हॉस्पिटल है, उसके अंदर एम्प्लॉयज भी होंगे, उसके अंदर मैनेजमेंट भी होगी, उसके अंदर सर्विस भी होगी, उसके अंदर बिल्डिंग भी है, उसके अंदर सारी चीजें, मगर प्रॉफिट के लिए नहीं है। तो इसका मतलब है कि बिजनेसेस का एक बुनियादी पर्पस कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस प्रॉफिट है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इट इज पॉसिबल, इक्वली पॉसिबल कि कुछ बिजनेसेस प्रॉफिट के लिए ना हो, उनको हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट। वो वक्त आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, बिजनेसेस आल्सो सेल और सर्व टू other organizations, okay, such as hospitals, retailers, governments, and by providing machinery or goods for what? Resale, computers, and thousands of items. ये क्या पॉइंट है? देखिए एक बात समझे, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? पेपर पास कराना। ऐसे जुमले जो होते हैं ना, पेपर फेल कराते। और ये बुक क्यों मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बुक बोरिंग तरीन बुक है, बोरिंग तरीन। इसमें बच्चे से ना पढ़ी नहीं जाती बुक, समझ आएगी तो पढ़ेगा ना बच्चा। आपके दुनिया की शायद ये पहली किताब है जिसमें एक तस्वीर भी नहीं है, बिजनेस की किताब, पहली बुक है। मगर आपको मैंने जैसे पहले भी बताया है कि ये इस बुक की कंटेंट, इस बुक के अंदर मौजूद आइडियाज, दे आर ऑसम, वंडरफुल। मगर हुआ ये है कि बहुत ज्यादा कवर करने के लिए बहुत ज्यादा सोर्सेज से चीजें उठाई गई हैं, तो कहीं से बिट्स एंड पीसेस में चीजें आ गई हैं। तो वो जिसकी पढ़ी हुई होंगी इन डेप्थ, तो वो आपको जब एक्सप्लेन करेगा तो आपको सारी चीजें समझ आ जाती है। तो इसीलिए मेरी एक्सप्लेनेशंस को जब आप समझ लेते हो तो आपके लिए बुक पढ़ना इंटरेस्टिंग भी बन जाता है, और इसके बाद आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो। इसीलिए बुक को आपके पास होना जरूरी है। अभी जुमला आपको समझ नहीं आया होगा, अब ये क्या है? क्योंकि इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट है, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। क्या ये मेथड आपको सही लग रहा है? क्या इस मेथड से आप मेरे साथ चलोगे? देखिए, अगर
जहां जहां पे एग्जाम्पल्स होंगी मैं वर्बल एग्जाम्पल भी दूंगा, जहां जहां पे मैं वर्बल एग्जाम्पल तो लिख लिया करो, ठीक है, जहां पे मैं लिख रहा हूँ साथ में लिखा करें। अच्छा बच्चों देखो ये क्या है, बिजनेसेस क्या होते हैं, बी टू बी और बी टू सी, ये बात बताई गई है, बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। अब एक मैन्युफैक्चरर की एग्जांपल लेते हैं, जिस मैन्युफैक्चरर ने सोप बनाया, अब वो सोप अगर बिजनेसेस जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं कंज्यूमर तक कैसे लाते, वो किसी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर को बेचते हैं, तो ये कहलाता है कौन सा बिजनेस है, बी टू बी बिजनेस है, ताकि वो उसको क्या कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं। किसे रीसेल करेंगे, कंज्यूमर को। तो बिजनेसेस प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू अनदर बिजनेसेस। अब इसकी एक एग्जांपल और चाहिए, ये लो एग्जांपल, एक बैंकिंग की सर्विस है और बैंक में अकाउंट किसने खोला है, एक रिटेलर ने अकाउंट खोला है, तो रिटेलर को ये बैंक कौन सी सर्विस दे रहा है, बी टू बी सर्विस दे रहा है, बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। शिपिंग की सर्विसेज है, बी टू बी है। बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, इंटरनेट सर्विसेज है, जब बिजनेसेस को प्रोवाइड किए जाते हैं तो बी टू बी कहलाता है। मगर अगर वो सर्विस बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है किसे, वो या गुड्स प्रोवाइड कर रहा है किसे, कंज्यूमर को, जैसे रिटेलर है, उससे हमने क्या परचेज किया, पैकेज्ड मिल्क परचेज किया, तो किसने परचेज किया, कंज्यूमर ने, ये कहलाता है बी टू सी, ठीक है। अब यही पॉइंट आप पढ़ेंगे आप समझ आएगा। तो कहते हैं बिजनेसेस आल्सो सेल और सर्व, सेल गुड्स और सर्व सर्विसेज प्रोवाइड करना तो अदर ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेसेस को, जैसे हॉस्पिटल को सर्विस, हॉस्पिटल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो के इलेक्ट्रिक वापडा जो इलेक्ट्रिसिटी उसको सप्लाई कर रहे हैं, कौन सी सर्विस दे रहे हैं या गुड्स दे रहे हैं, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। रिटेलर्स को भी, रिटेलर को क्या मिलती है, गुड्स, कौन देता है, मैन्युफैक्चरर, बी टू बी। गवर्नमेंट भी तो बायर है, अब गवर्नमेंट को क्या बनाना है, पार्क बनाना है, गवर्नमेंट को रोड बनाना है, मगर गवर्नमेंट रोड और पार्क और इस किस्म की पब्लिक गुड्स अपने कंजप्शन के लिए लोगों के लिए बना रहे हैं, तो जो इनको देने वाले हैं वो बिजनेसेस, और गवर्नमेंट भी पैसा खुद बिजनेस है, ठीक है, वो अलग बिजनेस है, ये आपको गवर्नमेंट की फंक्शन ही बिजनेस है, मगर वो एक डिफरेंट वे का बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है, पब्लिक फ्री, वो गुड्स और सर्विस, हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज, कौन सी, दो किस्म के, एक के लिए चार्ज करती है, एक के लिए नहीं करती, नहीं करती तो हम क्या कहते हैं, पब्लिक गुड्स। तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट भी तो बिजनेस है ना। एंड बाय प्रोवाइडिंग मशीनरी और गुड्स रीसेल के लिए, कौन सी चीजें हो सकती है इसमें, इसमें मशीनरी भी है, गुड्स भी है, कंप्यूटर भी है, एंड थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स है, क्लियर हो गई बात। अच्छा 10 बिजनेसेस क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर द, बेहतरीन बात की है, बेहतरीन बातें यार, मैं बताऊं आप, मतलब मुझे मजा आ जाता है ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते वक्त, जब मैंने इस पे बेटा रिसर्च की थी, बहुत अच्छा। ऑब्वियस सी बात है, एमबीए जब किया आईबीए कराची से, तो उन्होंने इस प्रोफेशन की, बिजनेस की एक एक ऐसी लत लगा दी ना, कि हमें तो रिसर्च में मजा आया। तो आप देखें क्या बातें कर रहे हैं, कमाल की बातें ये। और ये सिर्फ ऐसे नहीं समझेगा कि बस एक जुमला है और आपने पढ़ा समझ आया, नहीं, इसके पीछे एक मैं आपको अंदाजा अगर दूं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपके सामने होता है बेटा, उस छोटे से कॉन्सेप्ट पे किताबें पढ़ी हुई होती हैं, तो पूरा डिटेल में चीजें होती हैं, तो इसीलिए आपको समझाने में आसानी होगी, बहुत सारी एग्जांपल देने में। तो बिजनेसेस क्रिएट क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विस, अब नोट करना, यही गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या बन जाता है, बेसिस, किस चीज का, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। रुके और इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे एक बात बताएं, व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ किसे कहते हैं। देखिए स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मतलब है कि आपकी लाइफ कितनी आसान है, कितनी फैसिलिटीज आपको हासिल है, कितनी गुड्स आपके पास हासिल है। ये जरा आप एक रैंडम बेसिस पे देखते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज द डिग्री ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल कंफर्ट अवेलेबल टू अ पर्सन। किसी कम्युनिटी के पास कंफर्ट कितनी अवेलेबल है, कैसे, भाई देखिए सबसे पहले तो उसके लिए जो कंफर्ट होगी, वो उसकी नीड्स पूरी हो रही होंगी, उसकी वांट्स पूरी हो रही होंगी, और ना सिर्फ वो नीड्स पूरी हो रही होंगी, वांट्स पूरी हो रही होंगी, बल्कि आसानी से कम वक्त में बेस्ट क्वालिटी में। तो मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर पाकिस्तान के किसी सिटी की एग्जांपल ले,
जैसे बड़े सिटी की एग्जांपल लेते हैं, हम कराची की एग्जांपल लेते हैं, लाहौर की, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा। कोयटा भी अगर आप ऑब्वियसली देखें कि सिटी और उसके अंदर भी जो है हर किस्म की बेसिक जो नेसेसिटीज अवेलेबल है, बट इनके अंदर भी अगर कंपेयर करोगे तो आपको आपको थोड़ा सा ना फर्क नजर आएगा। हमने अभी तो गांव कंपेयर ही नहीं किया, अभी तो हमने टाउन्स और छोटे शहर तो कंपेयर ही नहीं किए, बड़े बड़े शहरों के नाम लिए। आप रिलेटिव फर्क देखोगे इसमें, क्यों? क्योंकि हर सिटी के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग है। क्यों, कैसे अलग अलग है सर? वहां की हॉस्पिटल की क्वालिटी, ठीक है, बेस्ट हॉस्पिटल की अगर पाकिस्तान में देखें तो हर जगह तो नहीं होगा ना। स्कूल की क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी, बेसिक यार, ये तो इंसानियत की बेसिक जरूरत है, ठीक है। आपके दूध कैसा मिलता है, पानी मिला दूध है, केमिकल मिला दूध है, ये आपकी सारी चीजें डिटरमिन होती है। सब्जी, अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कराची जैसे बड़े शहर है ना, तो आपने जिंदगी में, बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर आप किसी कभी आपको चांस मिलता है और जो है वो जहाँ पे गांव है या कहीं पे फील्ड है, वहां से अगर आप बनी हुई चीज खाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि बात ही अलग है। क्यों? क्योंकि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन में वो सब्जी आते 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 उसमें टाइम लग जाता है और उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो सर जी, ये सारी चीजें किस में काउंट होती है स्टेटा? मुझे एक बात है, हर कोई अमेरिका क्यों जाना चाहता है? हर कोई यूरोप क्यों जाना चाहता है? हर कोई दुबई क्यों जाना चाहता है? किस वजह से? क्या रीजन है? रीजन सर यही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। तो कैसे लिविंग अच्छा है, कैसे? देखिए, एक यहाँ पे ना, मैं मिसाल दूं पाकिस्तान में, मैं उन लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तान में, मैं मिसाल देता हूँ आपको, गाड़ी अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे। मतलब गाड़ी अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल था, बाइक थी। तो भाई कोई चांस लग गया, अमेरिका चले गए, और पहले महीने के अंदर उन्होंने वो गाड़ी परचेज की जो यहाँ के अमीर तरीन लोग भी लेते हुए भी सोचते हैं कि यार भाई जीके से हल्की गाड़ी ले लो। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये कैसे मुमकिन हुआ? ये इसलिए मुमकिन हुआ कि वहां उस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, बेहतर है। अब देखिए, कंपैरिजन कैसे करोगे पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का, सोमालिया का, ब्रिटेन, बर्तानिया का, अमेरिका? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज पे, कि गुड्स एंड सर्विसेज कितनी अवेलेबल है, कितनी अवेलेबल है और किस क्वालिटी की। बात समझ आई? इसका मतलब आप सोसाइटीज को, कंट्रीज की रैंकिंग कर सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज की बेसिस। आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जा रहे हैं, आपके पास उसमें चीजें कितनी अवेलेबल है? एक शॉप में जा रहे हैं, कितनी चीजें अवेलेबल है? अगर आपके पास ऑप्शन कितने हैं, आपके पास चॉइस कितना है, ये सारी चीजें मिलके किस चीज को, इसका मतलब किसी भी सोसाइटी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की मेजरमेंट का पैमाना क्या है? क्या पैमाना है बताइएगा, क्या पैमाना है? जो आपने अभी अभी देखा उसका पैमाना है सर जी, गुड्स एंड सर्विसेज, जो बिजनेसेस उस मुआशरे में, उस सोसाइटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एनी कंट्री इज मेजर्ड बाय आउटपुट, ठीक है। आउटपुट, वो जो कंट्री है उसमें कितनी, कौन सी और किस क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, जो पीपल कैन बाय विद मनी दे हैव, ठीक है। दिस प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर कंपेयरिंग, यानी आप गुड्स एंड सर्विसेज की बेसिस पे कंपेयर कर सकते हो किसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वेरियस कंट्रीज की। क्या आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे एमसीक्यू आए तो कर लोगे? बताओ मुझे, ऑनलाइन बच्चों बताओ बेटा, कर लोगे? अब समझ आ जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से गुड्स एंड सर्विस कैसे लिंक है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से? भाई लिंक है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हमारे जो बड़े लोग, समझते हो, बड़े लोग बीमार पड़ते हैं, कहाँ जाते हैं? अरे बीमार पड़ गए जी, चले गए कहाँ पे? यार लंदन जा रहे हो। भाई क्यों लंदन जा रहे हो यार? लंदन क्यों जा रहे हो? क्योंकि यार वहाँ हॉस्पिटल की क्वालिटी अच्छी है। कुछ ऐसी भी तो डिजीजेज और इस किस्म के हेल्थ इश्यूज है ना, जिसका पाकिस्तान में क्योर ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्योंकि आपका, इसका मतलब है मुआशरे के अंदर, कंट्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज का वर्ड क्या था? आउटपुट। इससे मेजर किया जाता है किसे, कि कंट्री का क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, रैंक कर सकते हैं उसको। बिजनेसेस प्ले की रोल इन डिटर्मिनिंग आर क्वालिटी ऑफ लाइफ, करेक्ट कि इनकरेक्ट? बिजनेसेस डिटर्मिन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर लेट सपोज कि आपके मुल्क के बिजनेसेस अगर एक
प्रोडक्ट बनाते हैं। एक मिसाल दूं आपको, किसी मुल्क में मैं गया था, मैं नाम बता दूं, मलेशिया। तो फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी जो एयरलाइन की सर्विसेज थी, तो यकीन करें कि इतनी वो सर्विसेज, अब मैं उसकी क्या बुराई करूं, थर्ड क्लास थी। अब सारी नहीं, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे तो ट्रेवल एजेंट ने वो बुकिंग की थी, तो मुझे पता होता तो मैं मैं सफ़र नहीं करता। एक तो आई थिंक कि 1.5 घंटे का सफ़र था, 1.5 से 2 घंटे का सफ़र था, मूविंग फ्रॉम वन वन सिटी टू अनदर सिटी। जहाज छोटा था, तो इस वजह से बस की तरह चल रहा था थ्रू आउट 1.5 घंटा। और उसके अलावा जो सर्व किया जाता है फूड को, इट यू हैड टू पे फॉर इट, ठीक है। और मतलब जिससे कि मैं अगर कहूँ ना, एयरलाइन की अगर आप उसी को कंपेयर करेंगे ना, आप किसी से इत्तेहाद से, आप अगर उसको किसी और, तो आपको बहुत बड़ा फर्क, फील डिफरेंस, एक्सपीरियंस ही डिफरेंट हो जाता है। तो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन। तो उसके लिए बिजनेसेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कभी भी आप शॉर्टेज देखते हो, चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है ना, तो उस कंट्री में क्या शॉर्टेज होगी जहां वो बनाई जा रही है, जहां पे उसका मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस वहीं पे लोकेटेड है। और अगर बिजनेस वहां पे लोकेटेड है, अगर बिजनेस वहां पे लोकेटेड है, तो आपके लिए शॉर्टेज होना उसका मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, वो बिजनेसेस डिटरमाइन करते हैं। अब यहाँ मैं एक जुमला बोलूंगा, लिखिएगा नहीं, आपकी समझ के लिए। लोग समझते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, गवर्नमेंट ये कर देगी, वो कर देगी। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती भाईजान, प्राइवेट सेक्टर, लोग। प्राइवेट सेक्टर का मतलब है इस मुल्क की अवाम। ये इन्होंने दुनिया का एक मुल्क दिखाओ जिसके गवर्नमेंट ने जिसको तरक्की दी। गवर्नमेंट सिर्फ माहौल देती है, गवर्नमेंट सिर्फ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, तरक्की लोग खुद करते हैं। तरक्की पाकिस्तान को छोड़ दो, आप यूएस की एग्जांपल बताओ, मुझे बताओ लास्ट 50 साल में, लास्ट सदी में कोई एक ऐसी इन्वेंशन हो जो गवर्नमेंट ने की हो? सब आम लोगों ने की। उठा के देखें, बिल गेट्स की एग्जांपल लें, स्टीव जॉब्स की एग्जांपल लें, ठीक है, ओपन एआई की एग्जांपल लें, एवरीथिंग इज इन द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट की कहीं पे भी आपको रोल नजर नहीं आता। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी कैसे डिटरमिन होगी? बाय द बिजनेस। बिजनेस उसमें की रोल प्ले करता है, कैसे? बाय प्रोवाइडिंग। अब बिजनेस क्या क्या प्रोवाइड करता है? जॉब्स। और क्या प्रोवाइड करता है? गुड्स एंड सर्विस टू द सोसाइटी। क्वालिटी ऑफ लाइफ रेफर्स टू दी, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? जनरल लेवल ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, जनरल लेवल ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस बेस्ड ऑन सच थिंग्स। अब ये एग्जांपल्स हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, लोगों की एवरेज जो है वो लाइफ क्या होती है, कितनी ईयर्स होती है। एजुकेशनल स्टैंडर्ड, हार्वर्ड है आपके पास, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आपके पास हार्वर्ड है कोई? आपके पास अगर एग्जांपल लें, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, आपके पास ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, आपके पास एमआईटी। आप उठा के देखिए दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज, तो विद इन वन कंट्री उठा के देखेंगे तो किसी जगह 3 4 5 6 मिल ही जाती हैं, पाकिस्तान की एक भी नहीं होती। पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटी भी उठा के देखोगे तो रैंकिंग में पता नहीं कितने नंबर पे हो, वो बहुत उसके लिस्ट के जो इनिशियल लिस्ट में होती नहीं है। तो इट शोज क्या, कि ह्यूमन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बिजनेसेस तय करते हैं। और उसमें वन ऑफ द थिंग जो देखी जाएगी, एजुकेशन स्टैंडर्ड, हेल्थ, सैनिटेशन और लेजर टाइम। वाई लेजर टाइम? इसलिए कि अगर आपकी बिजनेस एक्टिविटी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे आपकी जॉब हो गई, आपका बिजनेस हो गया, अगर आपको इनफ इनफ रिसोर्स क्रिएट कर रहा है, यू गेट टू फ्री सम ऑफ योर टाइम, एंड आप उसमें पर्सनल या मी टाइम एंजॉय कर सकते हो, तो मैं उसको कहता हूँ कि अब आप इंसान हो। उससे पहले क्या थे? गधे। गधे, आई एम सॉरी बट दिस इज हाउ वी पीपल, जो कि जॉब मार्केट में जाते हैं तो उनको समझा जाता है, उसको बनाया भी जाता है, गधे की तरह उसको चलाया भी जाता है, गधे की तरह उसको समझा भी जाता है, ट्रीट भी किया जाता है। कैसे? देखो, जब तुम सुबह को निकलते हो और रात को वापस आते हो, तो फिर क्या हुआ? इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी का मकसद तो यही बन गया ना। तो जरूरी क्या है कि यू नीड, या यू मे बी नीड तो हर किसी की होती है, बट मिलता बहुत कम है। क्या? लेजर टाइम। तो लेजर टाइम भी अगर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ना, तो दिस शोज कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। ये ना समझना कि पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है।
पाकिस्तान में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी मिल सकती है, बट उसके लिए क्या करना होगा मेरे बच्चों, कमाना पड़ेगा। बहुत अच्छा, इतना कमाओ कि यू गेट टू लिव योर लाइफ, यू गेट टू लिव योर लाइफ। वरना गधे बन के, गधे चल के और गधे की सूरत में मर जाएंगे। ये मैं आपके लिए नहीं बोला, अपने लिए भी बोला। तो इतना कमाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बिजनेस समझना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। क्योंकि जॉब में याद रखना क्या पूरी होंगी आपकी जरूरतें, ख्वाहिशें कब पूरी होती है सर जी, जब बिजनेस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बिल्डिंग हाई क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज कंबाइंड एफर्ट। क्वालिटी ऑफ लाइफ कौन देता है किसी कंट्री में? अगर आज यूएई बयाबान से इतना बड़ा सेंटर बन चुका है तो कैसे बना? तो कहता है कि इसमें रोल कौन प्ले करता है, बिजनेसेस भी तो प्ले करते हैं। बिजनेस इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ किसी भी मुल्क में क्या है, उसमें की रोल परफॉर्म करता है। किसके साथ? गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिस पे हम बाद में बात करेंगे। Different places are ranked and compared based on the quality of their living standards। तो आप अगेन जैसे मैंने इस पे बात की कि अमेरिका, यूरोप, जापान और कंपेयर टू फिर डेवलपिंग कंट्रीज, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाती है। इन अदर वर्ड्स बिजनेसेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर हम आते हैं उस बात की तरफ जो हमने पहले ही कवर कर लिया था। अब की पॉइंट्स की तरफ अगर आए तो सबसे पहले बताया गया कि बिजनेस का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। कैसे कमाते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके। क्यों गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि आगे कंज्यूमर की वो नीड या वांट होती है। गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, ये हमने डिफाइन किया। फिर बिजनेस का B2B मॉडल बताया गया, हमने कहा B2B और B2C मॉडल होता है। फिर उसके बाद बात की गई है दो चीजों पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, कि इसमें बिजनेस का ताल्लुक कैसे है। क्योंकि ये क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस पढ़ाया जा रहा है। नेचर ऑफ बिजनेस में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि बिजनेस का रोल क्या है, बिजनेस कैसे रोल प्ले कर रहा होता है। क्लियर है यहाँ तक आपकी बातें? बताइएगा ऑनलाइन बेटा, आपकी लाइफ क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हो गई, समझ आ गई आपको? कंफर्म करो बेटा, शबाज, लजपत, नबीला, बाकी सारे बच्चे बेटा कंफर्म कर लो। अब नेक्स्ट पॉइंट बड़ा आसान है, क्यों? पहले ही कवर्ड है। कैसे भाई? प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट सर जी, ठीक है, प्रॉफिट फर्स्ट। एक चीज यहाँ सिखाऊंगा आपको मैं, देखिए बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है। ये बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बिजनेस पर्सन की बात कर रहा हूँ सर जी। देखो, दो तीन चीजें आप सीख रहे हैं यहाँ पे आज। जब भी बिजनेस का आप सोचते हो तो याद रखें कि उस बिजनेस को करने वाले एंटरप्रेन्योर के लिए, ओनर के लिए दिस शुड बी दी मोटिव। वरना एक चीज बता दूं, उस बिजनेस से जुड़े, उस बिजनेस से जुड़े उसको सप्लाई करने वाले लोग, सप्लायर्स, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉइज, उस बिजनेस से जुड़े इवन कस्टमर्स, बिकॉज वो बेस्ट क्वालिटी चीज ले रहे हैं, इन सबको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। मगर इस बिजनेस, इस इंटरप्राइज के पीछे खड़े हुए इस बेवकूफ को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी एवरी एफर्ट विल बी इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो ब्रेक इवन पे खड़ा है, एट द एंड ऑफ द डे वो कहाँ खड़ा है? लॉस पे खड़ा है। तो क्या फायदा है बिजनेस का? दैट इज वाई बिजनेस में प्रॉफिट फर्स्ट। अभी कैसे प्रॉफिट फर्स्ट होता है? प्रॉफिट फर्स्ट में ऐसे नहीं होता है कि दिन में हो जाए, कॉस्ट तो लगती है सर जी, बगैर कॉस्ट के आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कॉस्ट लगती है। मगर अगर ये बिजनेस करते वक्त अगर देखता है कि बिजनेस रेवेन्यूज जनरेट कर रहा है, और इसमें से एक डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस के, डिपेंडिंग अपॉन ऑल द थिंग्स, अगर ये कोशिश करेगा ना कि 50% पे मेरा हक है और मैं कोशिश करके 50% इसका ले लूंगा, तो 50% कभी भी नहीं मिलेगा उसको। कोई इसके बाद अगर उसको 50 नहीं मिला, कोई 30-35% मिल गया, तब भी ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन मैं इसको बोलूंगा। मगर अगर वो इस नीयत से कि चलो अभी खैर है, इस दफा छोड़ दो, अगली दफा छोड़ दो, तो मैं आपको बताऊं, याद रखना वो कहाँ खड़ा होगा? इधर। इसीलिए प्रॉफिट फर्स्ट। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है? एक चीज और तरीका होता है जो मैं आपको भी एडवाइस कर रहा हूँ, सेविंग्स। सेविंग्स सर जी, सेविंग्स का क्या मतलब है? देखिए, सेविंग्स करना बहुत मुश्किल है ना।
मुश्किल इसलिए है कि हमें सेविंग करना नहीं आती। आज मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ सेविंग्स करने की। देखिए सेविंग्स ना करंट लाइफस्टाइल को चेंज करके कभी भी नहीं हो सकती। चंद दिन करोगे फिर वापस खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए एक तो आपका करंट लाइफस्टाइल होता है, ठीक है? तो करंट इनकम से आपका करंट लाइफस्टाइल बनता है, ठीक है? करंट, ये याद रखना पूरी उम्र बेटा। ये आपको बहुत बड़ी विज़डम की बात बता रहा हूँ। तो करंट इनकम से आपका करंट लाइफस्टाइल बना होता है। आप चाहते हो सेविंग करना, तो आपका इसको अगर आप क्या करोगे? सेविंग यानी कि कुछ हिस्सा लाइफस्टाइल में ले जाओगे और कुछ इधर डाइवर्ट करोगे, सेविंग की तरफ करोगे। तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? आपकी लाइफ़स्टाइल पे फ़र्क पड़ेगा। आप कुछ चीज़ें जो होंगी वो नहीं कर सकेंगे। तो आपका यहाँ पे एक डिप लगेगा, जो मुश्किल होता है। इसीलिए सेविंग इस तरीके से नहीं करते। सेविंग किससे करते? सेविंग करंट इनकम से करते ही नहीं है। आप अपना ये लाइफ़स्टाइल बस मेंटेन रखो, चेंज नहीं करो। मगर फ्यूचर इनकम जो इंक्रीज़ होगी, फ्यूचर इनकम, वो इनकम जो आपकी करंट इनकम के ओवर एंड अबव क्या होगी? इंक्रीज। जितनी आप आगे चल के इंक्रीज करोगे, उसका कम से कम 50% कहाँ ले जाओगे? सेविंग में ले जाओगे। इसका मतलब है विदाउट चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल आपकी सेविंग हो रही होती। कितनी बड़ी बात बताइए आपको, बताएं काम आएगी जिंदगी में। तो बिजनेसेस के लिए जो हमने बात की ना, रेवेन्यू सर जी, प्रॉफिट फर्स्ट, ये ऐसे ऐसे माइंडसेट, माइंड फॉर मनी, माइंड फॉर मनी, ये वो चीज है, जब तक माइंड फॉर मनी नहीं बनाओगे ना, तब तक तुम बिजनेस सीख ही नहीं सकते, तब तक तुम बिजनेस कर ही नहीं सकते, तब तक तुम इवन कमा ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ सोशल वर्क बड़ा कर सकते हो, वो करना भी चाहिए, मगर पहले वो सबसे पहला हक किसका है? हम सब पे बताएं, सबसे पहला हक किसका? खुद का है। अपने हालात हमने बनाए, सुधारे ही नहीं, हम दुनिया को सुधारने के लिए हम अपने हालात को बेहतर नहीं कर सकते, दुनिया को क्या? वो एक अंधा रास्ता क्या दिखाएगा किसी को? स्विमिंग आती नहीं है दूसरे को, क्या वो जाके पानी में डूबते हुए को बताएगा? खुद को तो पहले संभाल ले। खुद को संभालने के बाद फिर किसका आके? अपनों का। आप अपनी फैमिली का, आसपास के जो लोग हैं आपके करीबी रिश्तेदार, फिर उनका आके, फिर दुनिया का आके, फिर दुनिया का आके। आई बात समझ? तो अब आप आए तो बिजनेस सबसे पहले खुद को कैसे बचाएगा? प्रॉफिट फर्स्ट सर जी, प्रॉफिट फर्स्ट। ठीक है, अब इसके लिए वही बात है, रेवेन्यू किसे कहते हैं? रेवेन्यू ये हमने अभी इंट्रोडक्शन में कवर कर लिया था आज के लिए। रेवेन्यू इज द मनी अ कंपनी रिसीव्स बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस, बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विस, जो मनी हमें मिलती है, जिसे वो रेवेन्यू कहलाता है। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट एक्सपेंस को कहते हैं। कौन से? वही सारे एक्सपेंस, रेंट, सैलरीज, सप्लाईज, ट्रांसपोर्टेशन और मेनी अदर आइटम्स दैट अ कंपनी इनकर्स फॉर फ्रॉम क्रिएटिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सारे एक्सपेंस वो मैंने कैसे कैटेगराइज किया था? कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद क्या था? सेलिंग, एडमिन, फाइनेंशियल चार्जेस। फॉर एग्जांपल सम ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब एग्जांपल ये देखो, यहां से आपको पता चलता है कि ये पैराग्राफ कहीं से उठाया गया। ये सडनली माइक्रो, अब ऊपर बात थी नहीं माइक्रोसॉफ्ट की, सडनली माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं। ये इसीलिए बता रहा हूँ, बेहतरीन किताब है। बेहतरीन क्यों है? क्योंकि बहुत सारी, इसको कहते हैं ना, जगह से इसको कंपाइल किया गया है। इट्स नॉट ओरिजिनल वर्क, ठीक है, ये कंपाइल किया गया है। मगर उसमें कंपाइल करते वक्त ना, जिसको भी काम दिया गया था, उसने इस चीज का लिहाज ही नहीं रखा कि यार कोई रब्त होता है, कोई कोहिरेंस होता है। इसीलिए ये बुक पढ़ना बोरिंग, इसको आप खुद पढ़ ही नहीं सकते। बैठोगे पढ़ने के लिए, 2 पैराग्राफ पढ़ने के बाद हालत बुरी हो जाती है, फिर मजबूरी होती है कंटिन्यू करना। तो इस बुक की बोरियत को मैं खत्म कर दूंगा आपके लिए। क्या खत्म हो रही है ना बोरियत? समझ आ रही है ना चीजें? जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ चीजें, तो चीजें इंटरेस्टिंग बन रही है, क्योंकि वो मिसिंग लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तुम्हें, वो गेप्स में खत्म कर रहा हूँ जो इस बुक ने छोड़े। So, for example, some of the cost incurred by Microsoft, not Microsoft, any company in developing its software include expenses of salaries, facilities, and advertisements. Microsoft has, if Microsoft has money left over after it pays the cost, it has profit. लेफ्ट ओवर मनी का मतलब है आपका रेवेन्यू था, कॉस्ट माइनस हुई, कुछ बचा, दैट्स प्रॉफिट। अ कंपनी हुज कॉस्ट आर ग्रेटर देन द रेवेन्यू, कॉस्ट अगर बढ़ जाए लॉस हो जाता है। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, बिजनेस में रिस्क लगा रहेगा। मैं आपको बताऊं, एक अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूं, हुआवे की। हुआवे की मैंने आपको बताया ना कि जैसे बहुत, जैसे एक बुक है उसका नाम है हुआवे वे, जो कि हुआवे की कंपनी पे लिखी गई है, ठीक है।
ये बुक है, इसमें मैंने पढ़ा है। ये मैंने आपको बेतहाशा किताबों का एक्सपोज़र देना है इंशाअल्लाह। मगर आपने इस वक़्त इसे नोट कर लिया करो कि सर ने इन किताबों, मगर टाइम नहीं लगाना इन पे। अभी आप पेपर पास करो बेटा, आपके पास एक एक और किताब के पास जाने का टाइम नहीं है। बेवकूफ़ी नहीं करना कि मैं हर किताब बताऊँ तुमको, ये मैंने डाउनलोड करनी है या कहीं से लेनी है, नहीं। हुआवे वे में एक बात लिखी है, क्या? कि बिज़नेस में ये सुनिएगा लफ्ज़, नॉट टेकिंग रिस्क इज़ द बिगेस्ट रिस्क। Not taking risk is the biggest risk. That is their one of their philosophy. Not taking risk is the biggest risk. क्योंकि अगर रिस्क नहीं लोगे तो इसमें रिस्क क्या है? इसमें रिस्क ये है कि तुम आउट ऑफ मार्केट चले जाओगे। ठीक है? क्योंकि बिजनेसेस आर चेंजिंग, एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, हर एक चीज चेंजिंग है। जब हर एक चीज चेंजिंग है तो क्या होगा? तो रिस्क होगा। किस चीज का रिस्क होगा? वन, और एक मैं बात बता रहा हूँ तुम लोगों को बच्चों, ये जो वर्ड है ना रिस्क, ये एक दुनिया है, ये सब्जेक्ट नहीं है। बजाते खुद रिस्क मैनेजमेंट हर जगह। मैं आपको एक बस थोड़ी ब्रीफ बात बताऊंगा और बस आपको समझ आ जाएगी। अब देखो, अगर एआई, इसका मतलब है सिस्टम्स। सर जी सिस्टम्स इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। पहले पीपल इंपॉर्टेंट थे, अब सिस्टम्स इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि सारी नॉलेज, आपकी सारी प्रोसेसेस हो सकते हैं क्या? डिजिटाइज्ड हो चुके, हो रहे हैं। तो आगे चल के कौन काम करेगा? सिस्टम्स। तो लोग क्या करेंगे? उन सिस्टम्स को चलाएंगे। तो सिस्टम्स में क्या क्रिएट होता है? रिस्क। तो आगे चल के सबसे बड़ा सब्जेक्ट क्या होगा? रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ वो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट नहीं कि तुम समझो फाइनेंशियल, बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट बजाते खुद सिस्टम्स की अब एक सब्जेक्ट जो आ रहा है आपके लिए, यू आर लकी, लकी। ये सब्जेक्ट जब तुम पढ़ोगे ना, कौन सा? जो सब्जेक्ट में 3 चीजों को कवर किया गया, डेटा और आपका सिस्टम्स एंड रिस्क, उसका नाम है डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क, जो भी नई स्कीम में आ रहा है। बेहतरीन सब्जेक्ट है, बेहतरीन सब्जेक्ट है, फ्यूचर का सब्जेक्ट है, तो ये आप सीखोगे। एनीवे वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई, टाइम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आता है, ठीक है, मगर मसला ये है कि टाइम कम है। ये बस 3 चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको, अपना ये आईटीबी, कैफ टू टैक्स पूरा और कंपनी लॉ, बस। तो आ जाए मेरे बच्चों, क्या लिखा है? देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। किस चीज का रिस्क? कि बिजनेस में इनकर अ लॉस बाय नॉट अचीविंग इट्स गोल्स ड्यू टू इनएफिशिएंट। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, इनएफिशिएंट यूजेस ऑफ इट्स रिसोर्सेज एंड इनइफेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजीज टू फाइट अगेंस्ट द मार्केट कंपटीशन। अब एक मुझे बात बताओ, सिर्फ क्या ये फैक्टर्स हैं लॉस के? नहीं, और भी फैक्टर्स हैं लॉस के। तो एग्जाम्पल से ज्यादा पॉइंट क्या था? एग्जाम्पल तो बहुत सारी दी जा सकती है लॉस की। मैं अगर आपसे कहूं कि सिर्फ लॉस नहीं, बिजनेस को रिस्क सिर्फ इस चीज का नहीं होता कि हमें करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस होगा। बिजनेस को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स भी होती है कि बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो नोकिया के साथ क्या हुआ? ठीक है, कोडेक के साथ क्या हुआ? कोडेक, आपने नाम नहीं सुना होगा। कोडेक एक टॉप लेवल की कंपनी थी। कोडेक जो था सर जी, कोडेक ये कंपनी थी, ये क्या बनाती थी? ये कैमरे, ये देख रहे हो पुराने स्टाइल के कैमरे, कोडेक। ठीक है, और इसके फिल्म बनाती थी। टॉप नंबर 1 रैंकिंग कंपनी बंद हो गई। क्यों सर जी? किसने इनको बंद कर दिया? बताओ। टेक्नोलॉजी ने। टेक्नोलॉजी ने कहा गो होम, सेंड देम पैकिंग। ठीक है, तो देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस, बट जो हमें पॉइंट बताया गया है, रिस्क किस चीज का रहता है? बिजनेस को लॉस का। क्यों लॉस हो सकता है? देयर आर 2 रीजंस जो बताई गई हैं। एक रीजन क्या बताई गई? इनएफिशिएंट यूज, रिसोर्स की यूटिलाइजेशन आप गलत कर रहे हो। मसलन आपका वेस्टेज ज्यादा है, आपके अंडर यूटिलाइज्ड एम्प्लॉइज हैं, नॉन यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हैं, आपकी एफिशिएंसी नहीं है। आपने प्रोडक्ट तो बना ली मगर कस्टमर को पता ही नहीं है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स नहीं है, आपने प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना ही नहीं आती, तो क्या होगा? आपका लॉस ही होगा। क्योंकि खर्चे तो कम नहीं हो रहे, एक्सपेंस तो बढ़े जा रहे हैं। फिर क्या हो रहा है? रेवेन्यू आ नहीं रहा या रेवेन्यू कम है। फिर है दूसरा, इनएफेक्टिव बिजनेस स्ट्रैटेजीज। बिजनेस स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी ठीक है, बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है? मैंने जैसे आपको डिस्कशन सेशन में कहा था, क्या? ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, रिमेंबर? स्ट्रैटेजी होती है बिजनेस की, तो आपके आपको बनानी नहीं है। एक मुझे बात बताएं, अगर किसी कंपनी से सडनली उसके की एम्प्लॉइज में से ओवरऑल मिसाल है 20% लोग छोड़ के गए, कंपनी को चैलेंज हो जाएगा? एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो सकता है सर जी। 20% अगर की लोग चले जाएं तो उसके प्रोसेसेस, उसकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, उसकी सब मुतासर हो जाएंगी।
तो जो ऊपर बैठे हुए लोग थे उनको क्या बनाना होता है बताएं? आपके पास जो एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं तो आपको ऊपर बैठे हुए बंदे को एक सक्सेशन प्लान बनाना होता है। सर ये सक्सेशन प्लान क्या है? लिखा आपने ये वर्ड सक्सेशन प्लान नबीला? शाबाश, देखो बेटा क्या सक्सेशन प्लान क्या होता है? सक्सेशन प्लान कि अगर ये गया ना तो उसके पीछे काम कौन करेगा? किसका काम था? ये टॉप मैनेजमेंट का काम था। क्या बनाना? सक्सेशन प्लान। और जब टॉप मैनेजमेंट में से लोग चले जाए तो किसका काम था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था कि अगर ये चला गया तो सक्सेशन प्लान बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते कि तुम कभी नहीं छोड़ के जाओगे। और याद रखिएगा कि बिजनेसेस को जो सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है ना, वो कंपटीशन क्यों आ रहा है? क्योंकि एक लफ्ज सुनना, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के जरिए। किसके जरिए सर? डिसरप्टिव। ये क्या होता है डिसरप्टिव? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज क्या है? डिसरप्शन क्या है? देखो डिसरप्शन क्या है, मिसाल देता हूं मैं आपको। भाई मिसाल दे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक इंडियन मूवी है, नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि तुम पढ़ाई छोड़ के उसको देखना शुरू कर दोगे कि सर ने कहा था तो देखना बहुत जरूरी है। मतलब सर ने कहा है, सर मूवियां देखते हैं यार, खुद इतना उनको चीजों को पता है, तो जरूर हमें भी देखनी चाहिए बेटा, इसलिए नहीं नाम बताऊंगा। अब तुम चालाक हो सकता है पहले देखियो। तो जिसमें एक मॉडल होती है ना, मॉडल, उस पे पूरी मूवी बनी हुई है। वही उसकी कैसे लाइफ आती है और देन बिकम सुपर मॉडल एंड लाइफ बिकम रोजी एंड एवरीथिंग रूलिंग द वर्ल्ड। सडनली थोड़ा टाइम गुजरता है ना, तो क्या पता चलता है यार एक और मॉडल भी आई है। मतलब अभी नई नई है तो ना मत लिफ्ट नहीं हो इसके लिए। क्यों? मैं तो सुपर मॉडल। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि आपका काम भी उसकी तरफ जा रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है कि आपको काम ही नहीं मिल रहा। अब वो सुपर मॉडल। ये था डिसरप्शन। सर जी देखो बिजनेसेस में क्या होता है, बिजनेसेस में टॉप लेवल की कंपनी थी। कौन सी? नोकिया। टॉप लेवल की कंपनी थी। उसका सीईओ, उसके साथ क्या हुआ था ये देखो। ये देखो मेरे बच्चों, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी बड़ी ये कॉन्सेप्ट है ये डिसरप्शन का। सीईओ ऑफ नोकिया, ये देखो मेरा बच्चा, यार ये ना याद रखें, दिस वाज द सीईओ नोकिया का। ही वाज क्राइंग। और पता है इसने क्या बोला सर जी? ये ये इसने बोला था। और मैं आपको बताऊं, ये दुनिया का आपके पास मोबाइल मार्केट का कोई 70% हो, यार 70% मार्केट तुम उठा के बैठे हो भाईजान, और उसके बाद सीईओ का ये हाल हो जाए, कंपनी बंद करनी पड़े। एंड कंपनी में लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बोला था इसने? ठीक है, क्या बोला इसने? इसने बोला था ये चीज, सर जी बोला था, वी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। मतलब मैनेजमेंट के लिए, अपने लिए कह रहा है, कंपनी के लिए कह रहा है, वी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग बट समहाउ वी लॉस्ट। एंड मतलब मैं क्या बोलता हूँ इस पे, नो सर यू मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है ना, यू डिड लॉट ऑफ रॉन्ग, यू डिड रॉन्ग। पता है सबसे बड़ा रॉन्ग क्या था? सबसे बड़ा रॉन्ग ये था, यू डिडंट चेंज। एनवायरमेंट वाज चेंजिंग। जब तुम्हें पता चला कि टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव आ गई है तो उसको क्यों नहीं उठाया तुमने? उसके तरफ क्यों नहीं गए? कौन सी टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी? क्या टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी? सर जी उस वक्त आया था कौन सा, क्या बोलते हैं उस सॉफ्टवेयर को जो मोबाइल में यूज करते हैं हम? बताएं। आईओएस सिस्टम जो है कौन सा है? सर जी बताएं कौन सा सिस्टम है? आपको नाम पता होना चाहिए। जो मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर है उसको हम क्या कहते हैं? ये सवाल का जवाब मुझे बच्चों आपसे चाहिए। एंड्रॉयड यार, ये भी तुम लोगों को नहीं पता। एंड्रॉयड। जब एंड्रॉयड आया ना, और आईओएस सिस्टम था, आईओएस तो आईफोन से लेके, आपका एंड्रॉयड जब आया तो नोकिया को एंड्रॉयड की तरफ जाना चाहिए था। डिसरप्टिव बट दे कुडंट सी इट। वो पता है थोड़ा वक्त गुजरा, उन्होंने वो कहाँ चले गए थे? दे वेंट टू विंडोज सॉफ्टवेयर। उन्हें कहा विंडोज वाला सॉफ्टवेयर जो इस छोटे से डिवाइस के लिए सूटेबल नहीं था। एंड एज ए रिजल्ट क्या हुआ? नोकिया गॉन। कौन सी प्रोडक्ट आ गई उसके बाद आपके पास? सैमसंग। सैमसंग। ओके। नोकिया कहाँ का था? किस कंट्री का था नोकिया? नोकिया जो था कहाँ की कंपनी थी?
ये देखो बेटा, नोकिया कहाँ की थी? यूरोपियन कंपनी थी, यूरोपियन। सर जी क्या था, फिनलैंड में ये कंपनी बनी थी और पूरे एशिया का 70% मार्केट इसके पास था। और सर किसने इसको रिप्लेस कर दिया? कोरियन कंपनी, एशियन। क्यों? बिकॉज कि चेंज आ गया ना, डिसरप्ट हो गई मार्केट। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं कि क्या हुआ गूगल सर्च इंजन। अब आपको मैं बताऊं, वक्त के साथ तुम देखोगे कि गूगल की बजाय क्या तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज हम गूगल क्यों करते हैं? गूगल लफ्ज का क्या मतलब हो चुका है? तो फाइंड इंफॉर्मेशन। मगर वो हमें फिनिश बुक्स देता है या रॉ मटेरियल देता है? सर जी वो हमें रॉ मटेरियल देता है, हमें फिर भी पढ़ना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, रेलिवेंस तय करनी पड़ती है। तो कोई फिनिश प्रोडक्ट आ गई है, कर है ना चैट जीपीटी। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, एग्जिस्टिंग मार्केट को डिसरप्ट कर दिया, डिसरप्ट करके नए फैक्टर लाए और कहा तू साइड पे हो जा, मेरी बारी है, अब तू मॉडल नहीं है मैं मॉडल हूं। आई बात समझ? अब मेरा दौर होगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। आपको पता है अकबर मुगल आजम, उसके पास गए थे कुछ यूरोपियंस और उन्होंने उसको कहा था प्रिंटिंग प्रेस। यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी ना, तो प्रिंटिंग प्रेस के लिए आए तो उसने क्या करके कह के उनको भगाया था, चलो भाई हम ये नहीं लगाएंगे मशीन यहाँ पे, क्योंकि हमारे कातिब हाथ से जो किताबें लिखते थे, कातिब बड़ी इंडस्ट्री थी कातिब की, क्योंकि किताबें भी सोसाइटी में मौजूद थी तो कहाँ से होती थी, लोग उसको कॉपी करके, प्रोफेशनल कातिब होते थे जो हाथ से खूबसूरत 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 किताबें, प्रिंटिंग प्रेस से कहीं खूबसूरत किताबें होती थी, हाथ से लिखी जाती थी। मगर द पॉइंट इज क्या हुआ फिर, आई प्रिंटिंग प्रेस, खत्म कर दी। आई ना, रोक नहीं सकते आप चेंज को, नोकिया रोक नहीं सकते तुम चेंज को। तो मेरे बच्चों यहाँ पे पॉइंट क्या था कि जो लॉस होगा ना उसकी वजह होती है कंपटीशन, और कंपटीशन के अंदर आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी के लिए हमेशा यू लुक फॉर वन थिंग। अब किसने नोकिया को किसने कंपटीशन दिया? सैमसंग ने। कैसे? उसकी गेम चेंजर टेक्नोलॉजी लेके आया। तो आपको गूगल को कौन कंपटीशन दे रहा है इस वक्त? ठीक है, वो अलग बात है कि गूगल भी अब आहिस्ता आहिस्ता से वो एआई के सर्च में इंजन में अगर वो कर गए ना तो ये उनकी हुकूमत रहेगी, नहीं किया साइड पे हो जाएंगे। सारी बातें समझ आ गई हैं बेटा आपको? ये बुनियाद डाल रहे हैं हम, हमें एक एक चीज को समझेंगे तो बेटा इंशाल्लाह आपके लिए फिर इसको रिवाइज करना कोई मसला नहीं होगा, देखते जाओगे हाँ सर ने ये कहा था, प्यारी होती जाएगी आपकी। When a company such as Microsoft uses its resources कैसे intelligently, it can often increase sales, hold cost down and earn a profit. Not all companies earn profit, but that is the risk of being business. That is the risk of being business. Business में आपको रिस्क रहेगा, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। रिस्क लेंगे, आपको ये करना पड़ेगा। फिर देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिट। कैसे? डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है? हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क नो गेन। द ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट। चीजें समझ आ गई मेरे बच्चों? अब हम सेकंड एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे और वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। अब दो तीन चीजें सीख लो फिर इसको हम कवर करेंगे इस पॉइंट को, और इंशाल्लाह आज का हमारा लेक्चर इस पे इस पॉइंट पे एंड होगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, हम एक कहेंगे फॉर प्रॉफिट, ठीक है, और दूसरी जो होगी नॉट फॉर प्रॉफिट है, मगर एक है नॉन प्रॉफिट और एक है नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। एक है फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये तो समझ आ गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट, ओके। अलग बात है रिस्क मौजूद है, इधर रिस्क रहेगा। किस चीज का रिस्क रहेगा सर जी? बोलो किस चीज का? सर जी लॉस का रिस्क रहेगा, वो आप रूल आउट नहीं कर सकते। हो प्रॉफिट के लिए स्ट्राइव जरूर करोगे मगर लॉस भी हो सकता है। इनमें क्या फर्क है? ये क्या है? देखिए इसमें फर्क ये है कि नॉन प्रॉफिट में यू चार्ज मनी फॉर योर गुड्स एंड सर्विसेज। तो यू चार्ज मनी, विच मीन्स के
आप जो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो मुफ्त में नहीं दे रहे, यू चार्ज मनी, विच मीन्स कि इसके पास रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू तो होगा। तो सर हमने तो कहा था ये नॉट फॉर प्रॉफिट है और नॉन प्रॉफिट है। हाँ नॉन प्रॉफिट है, फिर भी नॉन प्रॉफिट है। कैसे नॉन प्रॉफिट है? ये किस किस्म की नॉन प्रॉफिट है जो कि रेवेन्यू चार्ज कर रही है? अच्छा देखिए इस तरह है, तो एक एक इसके जो बिजनेस के बनाने वाले थे, जो बिजनेस के स्पॉन्सर्स थे जिन्होंने उसको बनाया, सपोज करते हैं ये 4 लोग हैं, उन्होंने कहा 4 पर्सन से ये चारों डॉक्टर्स हैं, इन्होंने कहा कि हम एक हॉस्पिटल बनाते हैं और इस हॉस्पिटल को हम चाहते हैं कि ये इस एरिया में इलाज प्रोवाइड करे, बेशक वो मार्केट से थोड़ा सा कम पैसे चार्ज करे, बट पैसे तो चार्ज होंगे, और मे भी वो मार्केट रेट पे भी चार्ज करें, नो वरीज, इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन, नो डिफरेंस कि उसका रेट क्या है, मार्केट से ज्यादा चार्ज करें। मगर जब हॉस्पिटल ने वो रेवेन्यू कमाया, उस रेवेन्यू से माइनस होगी कॉस्ट, तो जो बच गया, जो बच गया वो 30 किसका होगा, इस पे डिपेंड करती है सारी बात। तो हॉस्पिटल बनाते वक्त उनका कोई एम और ऑब्जेक्टिव था, कोई गोल था? क्या गोल, कोई ऑब्जेक्टिव था? हॉस्पिटल था ही एक मखसूस डिजीज के लिए। वो हॉस्पिटल था कौन सा? कैंसर हॉस्पिटल। ओके, समझ गए? कैंसर हॉस्पिटल उसके लिए। तो अगर ये पैसे उस हॉस्पिटल के ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में लगाए जाएं और ये 4 लोग इन पैसों की क्या ड्राइंग ना कर सके, ना कर सके, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है नॉन प्रॉफिट। समझ आ गया? प्रॉफिट है मगर जो बनाने वाले स्पॉन्सर्स हैं वो उसके पैसे नहीं, उस ऑब्जेक्टिव में वापस लगेंगे, वो पैसे वापस लगेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? उसको चलाने में। कैसे पैसे लगे? ये देखो रेवेन्यू भी तो लगा ना, ये रेवेन्यू है ना, ये रेवेन्यू लग रहा है इधर, इसमें से 70 लगे, बाकी रह गए 30, इससे फ्यूचर की कोई मशीन लाएंगे, इससे एक नया ब्रांच खोल देंगे। मगर मकसद क्या है? प्राइवेट पर्सन को, किसी ओनर को, यहाँ कोई ओनर नहीं है, यहाँ कोई जो पीछे खड़े हुए लोग हैं वो किसी न किसी फॉर्म में होंगे, और वो ड्राइंग नहीं ले सकते। ओके, ड्राइंग नहीं ले सकते। अच्छा सर वो जो लोग हैं क्या ड्राइंग नहीं ले सकते? सैलरी तो ले सकते हैं ना? हाँ सैलरी ले सकते हैं, अगर वो वहां जॉब करते हैं, काम करते हैं, सैलरी, ड्राइंग नहीं। ठीक है, वहां से वो डिविडेंड नहीं ले सकते, ड्राइंग और डिविडेंड नहीं होता। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है नॉन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी इन अदर वर्ड्स एनपीओ। तो सर ये नॉट फॉर प्रॉफिट क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट कहते हैं सर जी जिसके अंदर यू चार्ज नथिंग, यू फ्री गुड्स, रेवेन्यू नहीं होता। तो नॉट फॉर प्रॉफिट में जब रेवेन्यू नहीं होता तो चलते कैसे, कहां से चलते हैं, उसकी कॉस्ट कैसे निकलती है? सर जी डोनेशन, डोनेशंस, कंट्रीब्यूशंस, सब्सक्रिप्शंस, लोग उसको पैसे दे रहे होते हैं, गवर्नमेंट फंडिंग, बट दे डोंट चार्ज फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज। ये है इनका फर्क। आए बात समझ आपको? तो नॉन प्रॉफिट की बेसिक डिस्टिंक्शन जो है ना ये आपको करनी चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं, इंटरचेंजेबली यूज हो रहा होता है। ठीक है, हम अक्सर एक इस्तेमाल एक मीनिंग में करते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा है, नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब इवन हमारी आईकेएफ की बुक ने भी इसको कैसे लिखा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या लिखा है। नॉट ऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू मेक अ प्रॉफिट, अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट एग्जिस्ट टू अचीव सम गोल्स। उसका मकसद है कैंसर को क्योर करना, लोगों को जो है वो फ्री सर्विसेज या कुछ पैसे चार्ज करके प्रोवाइड करना, मगर उसका ऑब्जेक्टिव है एफर्ट का, एग्जिस्ट टू अचीव सम गोल्स अदर देन द यूजुअल बिजनेस गोल ऑफ द प्रॉफिट। Charities such as ED Foundation, Citizens Foundation are not-for-profit organizations and are most and charities such as ED Foundation, Citizens Foundation are not-for-profit organizations, as are the most hospitals, education institutes, social work organizations,
नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सिविक ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, ये सारे के सारे क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट है। ठीक है, नॉन प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट इंटरचेंज इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम लोग। लाइक देयर फॉर प्रॉफिट काउंटर पार्ट्स, दीज ग्रुप सेट गोल्स। वहां गोल क्या था, प्रॉफिट, यहाँ गोल क्या है, सर्विस, एंड रिक्वायर रिसोर्सेज टू मीट दोज गोल्स। भाई सर्विस तो चाहिए ना, बिल्डिंग, रेंट कौन देगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, सैलरीज। हाउएवर द गोल्स आर नॉट फोकस्ड ऑन प्रॉफिट। मगर इस पूरे प्रॉफिट में मतलब एफर्ट करने वाले लोग अपने लिए नहीं सोच रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन माइट बी क्या, फीडिंग द पुअर, प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट, एडवोकेटिंग द राइट्स ऑफ सम अंडरप्रिविलेज्ड कम्युनिटी। ये इसकी एग्जांपल्स है। आई होप के आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा, और नहीं तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हम तरीकेकार क्या रखेंगे बेटा, तरीकेकार हमारा यही रहेगा। मुझे सिर्फ आपसे एक इनपुट चाहिए कि क्या इस तरीके से आप चीजों को फॉलो कर पा रहे हो। और मेरी एक बात याद रखना, जिस तफसील से मैं पढ़ाता हूँ ना, जितनी चीजें मैं समझाता हूँ, उसके बाद आपके लिए रिवीजन करना आसान है। आप लाजमन सेम डे पे रिवाइज करोगे, उसके पॉइंट्स को याद करोगे। और एक मैं बात आपको बताऊं, जो मैं आपको पहले डे पे बता चुका हूँ, 2000 MCQs जो मेरे हैं, 2000 MCQs इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के साथ साथ सॉल्व करोगे। तो आज रिवाइज करोगे, मैं इंशाल्लाह ताला ग्रुप में आपके साथ वो पूरी बुक शेयर करता हूँ 2000 MCQs वाली। उसकी 2000 MCQs की बुक में जो MCQs होंगे इस टॉपिक के, वो आप रिवाइज करते जाओगे और साथ साथ करते जाओगे। आर यू श्योर, कर लोगे, इस पर क्लियर हो बेटा? थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।